आप सभी लोगों का आपका यूट्यूब चैनल द सिविल कैटलिस्ट पे स्वागत है। आज का टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में रिजिड बॉडी वर्सेस डिफॉर्मेबल बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये जानना जरूरी है। क्या यूजेज है रिजिड बॉडीज का, डिफॉर्मेबल बॉडी का क्या यूजेज है, किन की जगह पे यूज किया जाता है, किस किस चीज का एनालिसिस किया जाता है, किस फॉर्म में किया जाता है, किस स्टेज में किया जाता है, ये सब हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। पहले जानना चाहेंगे ये कंसेप्ट क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। ये कोई भी इंजीनियरिंग एनालिसिस में पहला और सबसे क्रूशियल डिसीजन होता है कि हम लोग किसी बॉडी को रिजिड या डिफॉर्मेबल क्यों ट्रीट करें, क्या जरूरत क्या है, क्या सिंगल डिसीजन डिसाइड करता है। ये सिंगल जो अगर हम लोग डिसाइड कर ले रिजिड या डिफॉर्मेबल बॉडी है तो क्या डिसाइड करता है, ये इसमें कौन सा थ्योरी अप्लाई होगा, कौन सा इक्वेशन यूज किया जाएगा, और हम लोग फेलियर डिफॉर्मेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये तीन चीज हम लोग ये जान सकेंगे कि बॉडी को अगर हम रिजिड या डिफॉर्मेबल में ट्रीट करते हैं, डिग्निफाई करते हैं, दोनों को डिफरेंस देखते हैं क्या अंतर है दोनों में। तो ये बहुत से एग्जाम में कंसेप्चुअली दोनों के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन तब भी ये सवाल कंसेप्चुअली पूछा जाता है। तब जानना चाहेंगे कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। पहले रिजिड बॉडी को देखते हैं क्या है ये, इसका मतलब क्या है। एक रिजिड बॉडी जो है एक आइडियलाइज्ड बॉडी है दैट डज नॉट चेंज इट्स शेप और साइज व्हेन फोर्सेस एक्ट ऑन इट। रिजिड बॉडी जो है आइडियलाइज्ड आइडियल बॉडी है एकदम, जो कि किसी कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होता है तो ये अपना शेप और साइज चेंज नहीं करता है, और the distance between any two points in rigid body remains constant no matter how large the force। कोई दो फोर्स अप्लाई करने पर चाहे फोर्स कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितने ज्यादा क्यों ना हो, रिजिड बॉडी में दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका डिस्टेंस जो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो फर्क नहीं पड़ता उसमें, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक्चुअली में परफेक्ट रिजिड बॉडी ना एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये सिर्फ एज्यूम्पशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर हम लोग ये कंसेप्ट को लिया गया है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या रिजिड बॉडीज का, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, इलोंगेशन ना होगा, ना बेंडिंग होगा, ना ट्विस्ट होगा, इसमें सब इग्नोर कर दिया जाता है। सिर्फ वहाँ क्या क्या पढ़ाई हम लोग एनालाइज करते हैं, मोशन और इक्विलिब्रियम को हम लोग देखते हैं, और इसमें मटेरियल प्रॉपर्टी जैसे इलास्टिसिटी है, ये सब की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। स्ट्रेस और स्ट्रेन भी को भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। बस हम लोग क्या देखते हैं ये बताते हैं। हुए रिजिड बॉडी कंसेप्ट यूज कहाँ यूज किया जाता है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूज किया जाता है, स्टैटिक्स डायनामिक्स में किया जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में यूज किया जाता है। ये तीनों चीजों में रिजिड बॉडी कंसेप्ट यूज किया जाता है। हमने पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पढ़ चुके हैं, स्टैटिक्स डायनामिक्स से पढ़े हैं, फिर बॉडी डायग्राम्स बना चुके हैं। अब इसका उदाहरण क्या क्या है। फोर्स एनालिसिस के लिए कोई भी लेडर है जो वॉल के खिलाफ रेस्ट कर रहा है, ये दीवार है, इसके खिलाफ यहाँ पर कोई सीढ़ी है, ये उसके खिलाफ रेस्ट कर रहा है वॉल के खिलाफ, तो ये लेडर ये हमारा रिजिड बॉडी कंसेप्ट में आता है। एक क्रेन बूम व्हाइल फाइंडिंग रिएक्शन फोर्सेस, क्रेन बूम का हम लोग रिएक्शन फोर्सेस को फाइंड करेंगे, उसका निकालेंगे, तो उस वक्त रिजिड बॉडी कंसेप्ट यूज होगा। ए बीम एज्यूम्ड रिजिड व्हेन कैलकुलेटिंग सपोर्ट रिएक्शन, ए बीम को हम लोग रिजिड एज्यूम करेंगे कब, जब हम लोग सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। रिजिड बॉडी एज्यूम्पशन वैलिड है जहां डिफॉर्मेशन बहुत ही कम हो डायमेंशन के रेस्पेक्ट में, उसका डायमेंशन बहुत बड़ा होगा, अगर उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा बहुत ही छोटा होगा, ये एज्यूम्पशन हम लोग रिजिड बॉडी में करते हैं, ये वैलिड है। तो हम लोग एक कैटेगरी से समझते हैं रिजिड बॉडी एज्यूम्पशन इन ब्रिज एनालिसिस। ब्रिज एनालिसिस में हम लोग रिजिड बॉडी एज्यूम्पशन को एज्यूम करते हैं, रिजिड बॉडी का एज्यूम्पशन लेते हैं। While calculating support reactions on a bridge, ब्रिज का कोई भी सपोर्ट रिएक्शन है उसको कैलकुलेट करने समय ब्रिज को हम लोग रिजिड मानते हैं, रिफ्लेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ इक्विवेलेंट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। रिएक्शन ऑब्टेन और इसमें एक रिएक्शन जो हम लोग पाते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, सही होता है। और बेंडिंग, क्रैकिंग, सैगिंग कैन नॉट बी प्रेडिक्ट। हम रिजिड बॉडीज में बेंडिंग, क्रैकिंग और सैगिंग को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। Rigid body analysis is the only the first step, not the final design.
रिजिड बॉडी एनालिसिस जो है ये फर्स्ट स्टेप है सिर्फ, ना कि ये फाइनल डिजाइन है। ये तो हुआ रिजिड बॉडीज का एनालिसिस, समझ गए आप लोग। और दूसरा है डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी ये क्या है? डिफॉर्मेबल बॉडी इसका मतलब है एक डिफॉर्मेबल बॉडी जो है वो इसका जब इसको कोई फोर्स लागू अप्लाई किया जाएगा तो ये अपना शेप और साइज को चेंज कर लेता है, चेंज हो जाता है। और इसमें छोटा छोटा डिफॉर्मेशन उसको भी इम्पोर्टेंट और कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है और इसको एनालिसिस किया जाता है। अब डिफॉर्मेबल बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिफॉर्मेशन कंसीडर किया जाता है, इंटरनल स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप होते हैं जो कि सब उसमें रिजिड बॉडी में नहीं किए जाते थे। इससे मेटेरियल प्रॉपर्टी भी कंसीडर किए जाते हैं, जैसे इलास्टिक मॉडुलस, यंग मॉडुलस, जी रिजिडिटी मॉडुलस या शियर मॉडुलस, म्यू पॉइजंस रेशियो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फेलियर एंड सर्विसबिलिटी कैन बी प्रेडिक्टेड, इसमें हम लोग फेल कब होगा डिफॉर्मेबल बॉडी और उसका क्या सर्विस देने का क्षमता है, ये सब भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कहाँ डिफॉर्मेबल बॉडी कंसेप्ट यूज किया जाता है? ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किया जाता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस में किया जाता है, मशीन डिजाइन में किया जाता है। ये तीनों चीजों में यूज किया जाता है डिफॉर्मेबल बॉडी का कंसेप्ट। एग्जाम्पल के लिए ए रोड इल्यूमिनेटेड अंडर टेंशन, टेंशन के अंदर कोई भी रोड इल्यूमिनेट हो जाता है, बढ़ जाती है। तो दूसरा बीम बेंडिंग अंडर लोड, कोई बीम है, लोड है, उसमें बेंड हो जाती है। तीसरा कॉलम बकलिंग अंडर कंप्रेशन, कोई भी कॉलम है बकल करती है कंप्रेशन के अंदर। ये शाफ्ट ट्विस्टिंग अंडर टॉर्क, एक शाफ्ट जो है टॉर्क के अंदर ट्विस्ट कर जाती है। कोर आइडिया क्या है स्ट्रक्चर मटेरियल का? ऑल रियल स्ट्रक्चर्स बिहेव एज डिफॉर्मेबल बॉडी, सभी रियल स्ट्रक्चर जो है वो डिफॉर्मेबल बॉडीज की तरह बिहेव करती है। अब दूसरा केस स्टडी देखते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी बिहेवियर इन बिल्डिंग। बिल्डिंग में क्या बिहेवियर है इसका? मल्टी बिल्डिंग में कॉलम शॉर्टेड अंडर लोड, कॉलम जो है लोड के अंदर शॉर्ट कर जाती है, छोटी हो जाती है। बीम भी डिफ्लेक्ट करती है, स्लैब बेंड करती है, क्रैक करती है अगर स्ट्रेस जो है लिमिट से बढ़ जाती है। तो ऐसा इफेक्ट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बिल्डिंग को हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडीज के अंतर्गत हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये हमें सेफ्टी, कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करता है। और क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, रिजिड बॉडी वर्सेस डिफॉर्मेबल बॉडी? एस्पेक्ट क्या है यहाँ, ये सब पैरामीटर्स है, और ये रिजिड बॉडी और यहाँ पर डिफॉर्मेबल बॉडी। शेप चेंज रिजिड बॉडी में अलाउ नहीं है, शेप चेंज इसमें डिफॉर्मेबल बॉडी में अलाउ है। डिफॉर्मेशन रिजिड बॉडी में इग्नोर किया जाता है लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडी में कंसीडर किया जाता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन रिजिड बॉडी में नहीं स्टडी किया जाता है लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडी में स्टडी किया जाता है। मटेरियल प्रॉपर्टीज रिजिड बॉडी में इग्नोर कर दिया जाता है लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडी में जरूरी है। फेल्योर प्रोडक्शन रिजिड बॉडी में पॉसिबल नहीं है, डिफॉर्मेबल बॉडी में पॉसिबल है। मेन सब्जेक्ट क्या है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी का यूज होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। डिजाइन सर्टिलिटी क्या है? रिजिड बॉडी में प्रिलिमिनरी एनालिसिस किया जाता है और डिफॉर्मेबल बॉडी में फाइनल शेप डिजाइन किया जाता है। अब इंजीनियर्स अभी तक रिजिड बॉडी अजम्पशन क्यों यूज कर रहे हैं? कारण क्या है? रिजिड बॉडी एनालिसिस यूज बिकॉज इट सिंप्लीफाई कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर देता है, आसान कर देता है और रिएक्शन इंटरनल फोर्सेस को डिटरमाइन करने में मदद करता है। ये फोर्स एनालिसिस में सफिशिएंटली एक्यूरेट दिखाता है, एक्यूरेसी दिखाता है। एक स्टील स्ट्रेस मेंबर रेगुलेट ओनली 1 to mm over several meters. A rigid body assumption is acceptable for force calculation. फोर्स कैलकुलेशन के लिए रिजिड बॉडी का असम्पशन एक्सेप्टेबल है, मान्य है, क्योंकि कोई भी स्टील स्ट्रेस मेंबर जो है वो सेवरल मीटर्स का जो स्टील स्ट्रेस मेंबर है उसमें सिर्फ ये 1-2 mm ही एलिमिनेट करता है। बट डिफॉर्मेशन एनालिसिस स्टिल नीड्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, लेकिन डिफॉर्मेशन एनालिसिस के लिए हम लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। व्हाट डिफॉर्मेबल बॉडी कंसेप्ट इसेंशियल, क्यों जरूरी है डिफॉर्मेबल बॉडी कंसेप्ट? ये इग्नोरिंग डिफॉर्मेशन कैन लीड टू, अगर हम डिफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं तो क्या होगा? एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्रैक्स हो सकता है, बकलिंग हो सकता है, सडन फेलियर हो सकता है स्ट्रक्चर में। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है डिफॉर्मेबल बॉडी कंसेप्ट को यूज करना।
एक सिलेंडर कॉलम में फेल बाय बकलिंग इवन दो कंप्रेसिव स्ट्रेस लो। एक सिलेंडर कॉलम जो है वो बकलिंग में फेल भी हो सकता है, अगर उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस कम हो तब भी ये फेल हो सकता है बकलिंग में। बकलिंग कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड यूजिंग रिजिड बॉडी थ्योरी। रिजिड बॉडी थ्योरी के द्वारा हम लोग बकलिंग को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा केस स्टडी, फेलियर ड्यू टू रिजिड बॉडी थिंकिंग। रिजिड बॉडी को सोचते हुए हम लोग फेलियर क्या हो सकता है? ए फुट ओवर ब्रिज शोड एक्सेसिव सैगिंग। ए फुट ओवर ब्रिज जो है बहुत ज्यादा सैगिंग दिखा रहा है, तो रिजिड बॉडी व्यू से क्या होगा? फोर्सेस बैलेंस, नो इक्विलिब्रियम फेलियर। लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडी के व्यू से डिफ्लेक्शन एक्सीडेड परमिसिबल लिमिट। और डिफॉर्मेबल बॉडी के व्यू से क्या होगा? विचार से होगा कि डिफॉर्मेशन जो है अपने परमिसिबल लिमिट को आगे बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से फेल हो सकती है। इक्विलिब्रियम डज नॉट गारंटी सेफ्टी। इक्विलिब्रियम जो है वो सेफ्टी का गारंटी नहीं दे सकती है। अब रिलेशनशिप किया दोनों के बीच में, बिटवीन टू कंसेप्ट्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू कंसेप्ट्स। रिजिड बॉडीज एंड डिफॉर्मेबल बॉडी नीड्स मॉडल्स आर कंप्लीमेंट्री नॉट कंपीटिंग। ये दोनों एक दूसरे कंप्लीमेंट्री है, पूरक है, कंपीटिंग नहीं है, दूसरे के प्रतियोगी नहीं करते हैं, कंपीट नहीं करते हैं, एक दूसरे को बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग वर्कफ्लो में रिजिड बॉडी एनालिसिस क्या करते हैं? इंजीनियरिंग वर्कफ्लो में रिएक्शन और इंटरनल फोर्सेस को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और डिफॉर्मेबल बॉडीज में स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफ्लेक्शन और सेफ्टी ये सब हम लोग निकालते हैं। बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इंजीनियरिंग डिजाइन। दोनों की सख्त जरूरत है, इसेंशियल है, मस्ट है कंप्लीट इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए। अब एग्जाम में क्या क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट सब? ये कहते हैं कि रिजिड बॉडी रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि नहीं है, गलत है। यूजिंग रिजिड बॉडी थ्योरी फॉर डिजाइन सेफ्टी के लिए रिजिड बॉडी की यूज कभी नहीं करना चाहिए, कभी कर ही नहीं सकते हैं। और इग्नोरिंग डिफॉर्मेशन कॉलम बीम्स, कॉलम और बीम में डिफॉर्मेशन को इग्नोर करना यही बहुत घातक साबित होता है। और मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसेप्ट को मिक्स करना यह भी बहुत खतरनाक साबित होता है। सब बहुत बेईमानी ब्लेंडर है, ये सबसे बचना चाहिए स्टूडेंट्स को। जो भी अजम्पशन क्लियर हमेशा मेंशन करना चाहिए, जो भी अजम्पशन है क्लियरली उसको आंसर में। अब रिजिड बॉडी क्या है? अगर डिफिनीशन में वन लाइन में समझे, an adult body that does not deform under applied forces। एक आदर्श बॉडी है, एडल्टाइज्ड बॉडी है एकदम, वो उसमें जो फोर्स लग रहा है उसके अंदर डिफॉर्म नहीं होता है। और डिफॉर्मल बॉडी क्या है? एक बॉडी दैट अंडरगोज डिफॉर्मेशन और लोड एंड हुज स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर एनालाइज्ड। एक ऐसा बॉडी जो उस पर लोड अप्लाई किया जाए तो डिफॉर्मेशन हो जाता है और स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर को एनालिसिस किया जाता है। ये डिफॉर्मल बॉडी के अंदर होता है। रिजिड बॉडी एनालिसिस फोकसेस ऑन इक्विलिब्रियम एंड मोशन बाय नेग्लेक्टिंग डिफॉर्मेशन, while deformable body analysis considers stress, strain and deformation to ensure safety, serviceability and durability of engineering structure। अब दोनों की ड्यूटी क्या है ये कंक्लूजन में समझते हैं। रिजिड बॉडी जो है उसको फोकस किया है इक्विलिब्रियम और मोशन पे, यहाँ डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जबकि डिफॉर्मल बॉडी में स्ट्रेस कंसीडर किया जाता है, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन, ताकि सेफ्टी, सर्विसेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का सुनिश्चित किया जा सके एनालिसिस के जरिए। तो ये सब दोनों में अंतर है, दोनों की जरूरत है, दोनों को मिला के हम लोग करते हैं एनालिसिस। और लेकिन कंप्लीट डिजाइन तभी होता है जब दोनों को हम लोग एक साथ लेते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। रजिस्टर मटेरियल की वीडियो, अगले वीडियो भी आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल द सिविल कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।